नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आपकी एडवांस लेवल की क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक हफ्ता थोड़ा डिले हो गया, आपको सभी को पता है, मैंने इन्फॉर्म भी किया था टेलीग्राम पे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो रोके ना रोकी जा सकती। खैर जो भी हो, आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस लेवल की। तो सभी प्रकार के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बेसिक लेवल की क्लासेस में भी कराए थे। क्योंकि आपका एडवांस लेवल इसीलिए रखा गया है, जब यूजीसी नेट का पेपर आता है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन उसमें से जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन यानी कि कुल मिला के ये जो टफ़ क्वेश्चन होते हैं वो कुछ गिने चुने कैंडिडेट ही कर पाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको एडवांस लेवल की क्लास में। तो यूजीसी नेट हो, DSSB हो, BPSC हो या कोई भी 24-25 म्यूज़िक एग्ज़ाम्स हो, इवन NVS के लिए भी ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। जब भी NVS के कैंडिडेट इससे जुड़ेंगे तो उनके लिए भी यही क्लासेस आपकी रहेगी। तो एडवांस लेवल की क्लासेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है आपका, समय काल के अनुसार ग्रंथों को जमाएं। तो देखिए आजकल ये प्रश्न काफ़ी फेमस है, समय काल के अनुसार। ये आपके यूजीसी नेट में हर बार आता है, DSSB में भी इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है और आने वाले समय में हर एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, समय काल के अनुसार ग्रंथों को जमाना है आपको। तो इसमें मेरा आपसे सभी से सजेशन है, मैंने आपको PDF भेजी है आप सभी को। तो उसमें ग्रंथों की PDF में आप देखिए, उसमें मैंने ग्रंथों के आगे किस ग्रंथकार का नाम क्या है, मतलब किस ग्रंथकार ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, साथ ही साथ उस ग्रंथ का समय काल क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अनुसार ही आप इस प्रकार के प्रश्न कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे संगीत चूड़ामणि जो है उसकी बात करें तो संगीत चूड़ामणि आपका 1100 ईस्वी का ग्रंथ है, 1100 ईस्वी से 1200 ईस्वी। ऐसा मैंने इसलिए कहा है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। 1135 और 40 इसका एग्जैक्ट समय है, लेकिन अगर 1200 ईस्वी नहीं आया तो आप 1100 ईस्वी लगाइएगा। संगीत दर्पण की बात करें तो यह आपका 1625 ईस्वी का ग्रंथ है, और संगीत पारिजात आपका 1650 ईस्वी का ग्रंथ है, और रस कौमुदी जो कि श्रीकंठ जी का ग्रंथ है वो आपके 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 यानी जिस सीक्वेंस में ये जमा है इसी सीक्वेंस में इसका सीक्वेंस सही होगा समय काल के अनुसार। संगीत चूड़ामणि जो ग्रंथ है वो जगदे कमल, सोमेश्वर के तृतीय पुत्र जगदे कमल का ये ग्रंथ है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सही जोड़ी जमाइए। आलम एक तरफ आपके जो हैं वो उपनाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपके कलाकारों के नाम है। तो कौन सा उपनाम किस कलाकार का है ये आपको बताना है, और बिल्कुल सेम पैटर्न आपके यूजीसी नेट में ये चलता है। सही जोड़ी जमाइए इस प्रकार का दिया जाता है। और भी जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम है RPSC या फिर आपके DSSB इस प्रकार की एग्ज़ामों में, और आजकल आने वाले समय में NVS KVS में भी ऐसे प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे। तो आलम जो है आपका ये किसका उपनाम है, तो ये बाबा अलाउद्दीन खां साहब का उपनाम है। प्रेम पिया जो है वो आपके उस्ताद फैयाज खां का उपनाम है। सरस पिया काले खां का उपनाम है, और गुनी जान जो है वो पंडित CR व्यास जी का उपनाम है। काले खां आपके पटियाला घराने से बिलोंग करते हैं, और बड़े गुलाम अली खां साहब के चाचा हैं। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि काले खां जो है वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे, और एक रियासत के राजा ने इनको कहा था कि आप हमारे दरबार में आएँ, तो इन्होंने उनको साफ मना कर दिया था कि मैं दरबार में नहीं आऊँगा। फिर काफ़ी उस राजा ने काफ़ी इन पे प्रेशर बनाया और इनको दरबार में बुला के गवाया इनसे। फिर उसके बाद उस राजा ने इनसे कहा कि आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। तो कोई और कलाकार होता तो बहुत कुछ मांग लेता, लेकिन इन्होंने 2 ही शर्त रखी, मतलब 2 ही चीज़ें मांगी। उन्होंने कहा था आप 2 ख्वाहिशें आपकी बताइए क्या है,
ऐसा राजा ने पूछा था। तो पहली ख्वाहिश में काले खां जी ने खीर उनकी पसंदीदा बहुत थी, तो बोले अच्छी से अच्छी खीर आप मुझे बनवा के दें और मैं खाऊंगा। तो पहली ख्वाहिश तो उन्होंने खीर की रखी थी, और दूसरी ख्वाहिश बड़ी अचंभित करने वाली थी। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है कि आज के बाद आप मुझे यहाँ पे नहीं बुलाएंगे। तो ऐसा सुनते ही सारे वहाँ के जितने भी दरबारी लोगों थे और वहाँ की जितनी भी जनता थी, सब चौंक गए कि ऐसा क्यों कहा इस कलाकार ने। तो जब उनसे राजा ने प्रश्न पूछा कि ऐसा आपने क्यों कहा, तो उन्होंने इसका उत्तर दिया कि मैं ईश्वर के लिए गाता हूँ, मेरी जो मौसीकी है, गाना है, वो ईश्वर के लिए है, तो मैं ये कतई नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे आऊँ। तो ये सुनकर राजा भी काफ़ी प्रसन्न हो गए थे। तो ये देखिए, आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। पंडित C.R. व्यास आगरा घराने के हैं। एक छोटी सी कहानी मैंने आपको काले खां जी के बारे में बता दी। बाबा अलाउद्दीन खां मेहर घराने के हैं, मेहर बैंड के संस्थापक है। बाबा अलाउद्दीन खां की एकेडमी भोपाल में है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको घुमाएंगे। और प्रेम पिया नाम से जो उपनाम रखते हैं उस्ताद फैयाज खां, इनको गायकी का बादशाह कहा जाता था। बाजू बंद खुल खुल जाए जैसी प्रसिद्ध बंदिशें जो हैं ठुमरी की, वो इन्हीं की है, बाजू बंद खुल खुल जाए। तो बहुत बड़े कलाकार थे। अब इसमें हम जैसा कि हमने टिक लगाया है, तो 1 का 3 यानी बाबा अलाउद्दीन खां तीसरे नंबर पे, यानी 3 सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे 2 आंसर 3 वाले हैं। अब इसमें करेक्ट देखते हैं क्या है। प्रेम पिया आपके फैयाज खां, यानी 3 4 ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 4 1 2, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, सरस पिया काले खां और गुनी जान पंडित C.R. व्यास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इसमें मैंने प्रश्न ऐसे रखे हैं आपके मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक के। मॉडरेट लेवल के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे और बिल्कुल टफ क्वेश्चन भी दिखेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े। ऐसे प्रश्न भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मृदु क्या है? ताल की जाति, प्रबंध की जाति, श्रुति की जाति या फिर ताल के प्राण? ये आपका इसमें प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें आपके मृदु क्या है। तो मृदु आपके श्रुति की जाति है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, श्रुति की जातियाँ कितनी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो श्रुति की जातियाँ हैं 5। कौन कौन सी है उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो 5 श्रुतियों की जातियाँ हैं आपकी कौन कौन सी? मृदु है आपकी, दीप्ता, आयता, करुणा और मृदु और आपका मध्या। ये आपकी 5 जातियाँ आपकी श्रुति की है। ताल की 5 जातियाँ कौन सी है? त्रिस्त्र, तिस्त्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण। और ये आपके दोनों, आप सोचे कि सिर्फ दक्षिण में ताल की जाति यही है, तो ऐसा नहीं है। दक्षिण में भी आपकी यही है और हिंदुस्तानी में भी ताल की जाति यही है। दोनों संगीत में आपके ताल की जाति यही है। प्रबंध की जाति की बात करें तो आपके मैदनी, आनंदनी, दीपनी, भावनी और तारावली। इनमें किसके कितने अंग होते हैं ये भी आप याद रखिएगा। तो मेदनी आपकी 6 अंगों वाली होती है, दीपनी आपकी, आनंदनी आपकी 5 अंगों वाली, दीपनी 4 अंगों वाली, भावनी 3 अंगों वाली और तारावली 2 अंगों वाली। इस प्रकार से है। पार्श्वदेव जी ने भी 5 जातियां बताई है प्रबंध की, ये भी आप याद रखिएगा। श्रुति, नीति, सेना, कविता और आपके चंपू, ऐसे 5 जातियाँ पार्श्वदेव जी ने बताई हैं। और प्रबंध के बारे में धातु, अंग सब कुछ आपको पता होना चाहिए। 4 धातुएं होती हैं, उद्ग्राम, मेलापाक, ध्रुवा और आपके आभोग। ऐसे 4
4 धातुएं होती है और सभी ने कितने कितना क्या बताया है ये आपको पता होना चाहिए। अंग कौन कौन से होते हैं वो पता होना चाहिए, किस अंग का किससे संबंध है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब आप इसमें थोड़ा सा पढ़िए। मैंने चूँकि आपकी बेसिक लेवल की क्लासेस पढ़ाई थी तो उसमें सारा कुछ तो मुझे याद नहीं कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप व्हाट्सअप पे मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर एक एक चीज़ बताऊंगा तो आपका क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। ताल के प्राण आपके 10 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए और पूरे 10 के नाम आपको याद होना चाहिए और उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कुतुब के कितने प्रकार नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं। अब ये देखिए कुतुब जो है आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाट्य शास्त्र में कुतुब का वर्णन आपके 28वें अध्याय में मिलता है, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं, 28 से लेकर 33 अध्याय आपके संगीत के हैं और कुतुब का वर्णन आपके 28वें अध्याय में मिलता है। अब ये कुतुब है क्या एक्चुअल में ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके वाद्य वृंद से संबंधित है, यानी कि आपके वाद्य वृंद होता है आपके बजाने वाला समूह, यानी कि वाद्यों का जो समूह होता है उसको हम वाद्य कहते हैं। वर्तमान में जैसे हम पाश्चात्य में देखें तो इसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं और कुतुब जो है उसको वाद्य वृंद कहते हैं। वाद्य वृंद को कुतुब नाट्य शास्त्र में कहा गया है। और आपके वाद्य कचहरी एक आपके ये मिलता है नाम, वाद्य कचहरी, ये आपके दक्षिण में कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और एक आपका मिलता है तूर्य आपके पाणिनि जी ने बताया है, पाणिनि काल में ये मिलता है आपके तूर्य, ये भी वाद्यों के लिए संज्ञा दी गई है। अब कुतुब कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए। और एक आपके आतोद भी संज्ञा मिलती है, आतोद आपके तत्वाद्यों के लिए मिलता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कभी एग्जाम में आपसे आतोद आ जाए पूछने में तो ये भी आप याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र में 28वें अध्याय में बताया गया है। अब मैं आप तीनों अब डिस्कशन करते हैं कि कुतुब कितने प्रकार का है। तो कुतुब आपके 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? आपके तत्कुतुब, अवनत कुतुब और आपका नाट्य कुतुब। और ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब नोट करते चलिए तो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसका वर्णन आपको बताता हूँ कि भरतकालीन वाद्य वृंद के लिए कुतुब संज्ञा दी गई है, ये मैंने आपको बता दिया। ये 3 प्रकार के हैं जो मैंने आपको इसमें बता दिया। अब तत्कुतुब क्या होता है उसके बारे में समझिए। तत्कुतुब का अर्थ है नाटक की कथा से असंबद्ध तत्वाद्यों का प्रयोग और उनके साथ मानव कंठ का स्वतंत्र सूत्रधार की अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग है। इस प्रकार तत्वृंद तंत्री प्रधान या स्वर प्रधान कहलाया जाएगा। इसका जो छोटा सा PDF है यानी फ़ोटो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसमें तीनों चीज़ें हैं आपकी, और चाहे तो आप लिख लीजिए। अवनत कुतुब जो है इसी प्रकार अवनत वाद्यों का प्रयोग अवनत कुतुब है। और नाट्य कुतुब क्या होता है? तत् और अवनत वाद्यों का अभिनय, पोषण और नाटक पात्र का वर्गगत प्रयोग नाट्यकृत प्रयोग या नाट्य कुतुब कहलाता है। मैं चाहता तो इसको शॉर्ट में निपटा सकता था, लेकिन मुझे डिटेल में आपको बताना था, इसलिए मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका ती ता तक आदि बोलों का अधिक प्रयोग किसमें होता है? उठान, परन, कायदा या फिर टुकड़ा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रश्न आपके पहले 2 साल पहले आपके UGC नेट में पूछे गए थे और DSSB में भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ती ता तक जो है आपका ये उठान जो है, इसको उठान में अधिक ये बोलों का प्रयोग होता है। कायदा जो होता है आपका विस्तारशील होता है, ये आपको याद रखना है। विस्तारशील बंदिश जो होती है उसको हम कायदा कहते हैं। कायदे का हम विस्तार काफ़ी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो उठान है आपकी, ये आपके टुकड़े से बड़ी होती है और परन से छोटी होती है। परन से छोटी और टुकड़े से बड़ी, ये आपको याद रखना है। क्योंकि टुकड़ा जो होता है, जैसे मैंने लिया धाती, इस प्रकार के 2 बोल ले लिया तो ये आपका टुकड़ा कहलाएगा। यानी कि
आपके उठान से भी छोटा सा। और उठान जो होता है, जब तबला वादक कोई भी ख्याल के साथ संगत करता है या किसी भी प्रकार की संगति करता है, तो उसमें शुरुआती जो बोल बजाता है बिल्कुल द्रुत लय में, उसको हम उठान कहते हैं, जिससे वो उठाता है तबले पे ताल को। कोई भी ताल को बजाने से पहले वो एक उठान मारता है, उसके बाद ताल को उठाता है, और परन इससे बड़ी होती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। भरत मुनि ने अलंकार के कितने भेद बताए हैं? 4, 3, 2 या फिर 6? अब ये देखिए, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो भरत मुनि ने 6 अलंकार आपके बताए हैं। आज थोड़ा सा पीडीएफ में आप एडजस्ट करिएगा, कुछ कुछ के आपके ऑप्शन थोड़ा सा एक आध नीचे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, इसमें फिर समय काफ़ी जाता है और मुझे आपको जल्दी से जल्दी क्लास करानी थी। तो भरत मुनि ने आपके 6 अलंकार बताए हैं। कौन कौन से, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। 6 भेद बताए हैं अलंकार के। ये भेद है, अलंकार नहीं है, ये भी याद रखिएगा। भेद की बात हो रही है, यानी कि प्रकार की। कितने प्रकार के अलंकार? तो 6 प्रकार के अलंकार बताए हैं। पहला है आपका उच्च, दूसरा आपका है दीप्त, उच्च, दीप्त। तीसरा आपका है मंद्र, नीच। चौथा आपका नीच है। पांचवा आपका है द्रुत, और छठा आपका है विलंबित। तो ऐसे आप 6 अलंकार के भेद ये नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि क्या है उच्च और क्या है दीप्त, और क्या है आपका मंद्र, क्या है नीच, क्या है द्रुत और क्या है विलंबित। तो जोर से आवाज निकालना कहलाता है उच्च। अलंकार के प्रकार में जोर से आवाज निकालना कहलाता है उच्च। इसको कहेंगे हम उच्च। ये आपको याद रखना है। फिर अगर इसकी दुगनी ऊंची ध्वनि कर दी जाए, यानी कि और तेज, तो वो आपका कहलाएगा दीप्त। इससे और ऊंची ध्वनि और कर दी जाए, अगर और जोरदार कर दी जाए, तो वो आपका कहलाएगा दीप्त हो गया आपका। इसके बाद जैसे मैं दीप्त के बारे में बताऊं, तो जैसे अक्षेप होता है, कलह होता है किसी के घर में, तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से विवाद होते हैं, तो उसमें जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उसको दीप्त अलंकार के भेद में रखा गया है। फिर आपका मंद्र की बात करें तो उर स्थान अर्थात छाती से निकली हुई आवाज, उर स्थान अर्थात छाती से निकली हुई आवाज़, ये सब कुछ आप नोट कर लीजिए। तो आपको क्लास बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक बार आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। छाती से निकली आवाज़, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मंद्र। तो ये आपका कहलाएगा मंद्र। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आपका मैंने बताया नीच। और मंद्र से हल्की आवाज़ अगर थोड़ी सी दी जाए, मंद्र से हल्की आवाज़ अगर दी जाए, तो वो आपका कहलाएगा नीच। ये आपका कहलाएगा नीच, ये आपको याद रखना है। और कंठ से जल्दी जल्दी किया गया उच्चारण द्रुत कहलाएगा। कंठ से जल्दी जल्दी किया गया उच्चारण, कंठ से जल्दी जल्दी ये अगर किया जाएगा तो ये आपका द्रुत कहलाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर इसका ठीक उल्टा, अगर ठहराव से कहा गया है कंठ से, तो ठहराव से आपका कहलाएगा विलंबित। तो ये आपके थे अलंकार के भेद। 6 भेद और 6 को मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अब इसमें कुछ बेसिक बातें हैं, वो आपको याद रखना है, वो मैं बता देता हूँ। तानपुरा चालू कर लेते हैं, 1 मिनट बंद हो गया। बेसिक बातें ये हैं कि किसने कितने अलंकार बताए। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के जो बहुत पहले के पेपर है आपके यूजीसी नेट के, अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपके बहुत बार ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो दत्तिल मुनि ने आपके 18 अलंकार बताए हैं, सारा आप नोट कर लीजिए। दत्तिल मुनि ने 18 बताए हैं।
फिर आपके नेक्स्ट है नान्यदेव ने 56 बताए। नान्यदेव जो भरत भाष्यम या सरस्वती हृदय अलंकार इसके रचयिता है, इन्होंने 56 अलंकार बताए हैं आपके। फिर आगे बात करते हैं हम, मतंग ने 33 बताए हैं, अहोबल ने 68 बताए हैं। मतंग मुनि ने 33 अलंकार बताए हैं, अहोबल ने 68 बताए, अहोबल ने 68 बताए, 68 बताए। 18 अलंकार आपके बताए हैं सुधा कलश में, सुधा कलश, सुधा कलश ने आपके 18 अलंकार बताए हैं। इनका ग्रंथ है संगीत उपनिषद द्वार। ये भी कई बार, इस बार मुझे लग रहा है कि इसका प्रश्न आएगा। संगीत उपनिषद द्वार ये इनका ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी बड़ा इसमें मैंने आपको वर्णन कर दिया है अलंकारों के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अर्धदर्शक स्वर का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ऑप्शन है आपके वादी संवादी, राग की जाति, वर्जित स्वर या फिर राग का गायन समय। तो देखिए अर्धदर्शक स्वर जो है वो आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्वर होता है म स्वर। और ये जो म स्वर होता है ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि राग का गायन समय ये निर्धारित कर देता है कि राग दिन में गाया जाएगा या रात में गाया जाएगा। ये म से आपके पता चलता है। जैसे आप एक देख सकते हैं, छोटा सा मैं आपको समझाऊं तो शुद्ध म वाले राग आपके दिन के प्रहरों में गाए जाते हैं और तीव्र मध्यम वाले राग आपके रात्रि के प्रहर में गाए जाते हैं। तीव्र मध्यम वाले रात्रि के प्रहर में और दिन के प्रहर में शुद्ध मध्यम वाले। दिन के जितने भी प्रहर हैं, 1 2 3 4 प्रहर होते हैं दिन के, 4 प्रहर रात्रि के। तो शुद्ध मध्यम वाले दिन के और तीव्र मध्यम वाले रात्रि के, कुल मिला के ये कि ये आपका कहलाता है अर्धदर्शक स्वर और ये आपके राग के गायन समय से संबंधित है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये मैंने बनाया है आपके लिए। अब बीपीएम का संबंध किससे है, ताल से, लय से, स्वर से या फिर गीत से, ये आपको इसमें बताना है। तो ये आपका लय से संबंधित है। संगीत में जो समान गति होती है उसको लय कहते हैं, ये आप सभी को पता है। और जिसे हम बीपीएम भी कहते हैं, इसे ही हम बीपीएम भी कहते हैं। यह आपका बीपीएम भी कहलाता है। बीपीएम का फुल फॉर्म है बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट। तो ये आपके लय को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है रसो वय सह रसो वेसह रस हेन्वायाम लब्धा नंदी भवती। रस के ऊपर यह श्लोक किस ग्रंथ का है, संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद, नाट्यशास्त्र या फिर बृहदेसी। तो देखिए ये प्रश्न आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि रस के ऊपर आपका टॉपिक है रस, और इससे काफ़ी प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये श्लोक आपके हैं नाट्यशास्त्र का। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके DSSB के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DSSB में श्लोक वाले प्रश्न पूछे गए हैं पहले। क्या आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न DSSB के लिए, UGC नेट के लिए, सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन खासकर DSSB के स्टूडेंट जो जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि उनको ये ज़रूर प्रश्न करना है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रस पाकर जहाँ का रस मिलता है उसे प्राप्त कर मनुष्य आनंद मग्न हो जाता है, ये इसका मतलब है। रस पाकर, इस श्लोक का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, रस पाकर जहाँ का रस मिलता है, जहाँ का रस मिलता है उसे प्राप्त कर मनुष्य आनंद मग्न हो जाता है, मनुष्य आनंद मग्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते।
सारना चतुष्टयी में भरत मुनि ने श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए कौन सी वीणा के स्वरों को उतारा था। अब सारना चतुष्टयी का पूरा एक वीडियो मेरा आपको YouTube पे मिल जाएगा। देखिए जो YouTube पे अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे नहीं करवाता हूँ, उसका कारण ये है कि फिर आपका समय बचेगा। आप ये चीज़ YouTube से करेंगे तो वो आपको फुल डिटेल में मिलेगी। बैचेस का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ें नहीं पता है उनको डिटेल में पढ़ाया जाए। अब यहाँ पे YouTube से पढ़ने का ये आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। इसमें मैं आपको जो मेन बातें वो बता देता हूँ कि भरत मुनि ने 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए 2 वीणाएँ आपकी ली थी, जिनको एक का नाम था आपके चल वीणा और एक का नाम था आपका अचल वीणा, जिसको ध्रुव वीणा भी कहते हैं। देखिए ये दोनों आपके सेम है, अचल वीणा और ध्रुव वीणा। और इन्होंने जब श्रुतियों को सिद्ध करने की शुरुआत करी, सारना शुरू करा, तो चल वीणा के स्वरों को उतारना शुरू करा। तो यहाँ पे चल वीणा आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन ही शायद गलत हो गए। यहाँ पे 2 और 3 आएगा, 1 और 3 नहीं आएगा, 2 और 3, क्योंकि अगर 1 और 3 दे देंगे तो फिर चल वीणा तो है ही सही, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। 2 और 3 दोनों सही, ऐसा अगर आएगा तो भी आपका करेक्ट आंसर चल वीणा होगा। चल वीणा के प को इन्होंने उतार के फिर एक के बाद एक सारना करके 22 श्रुतियों को सिद्ध करा था। इस पर पूरा एक मेरा डेडिकेटेड वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भिन्न को चुने, उत्तरायता, मत्स्यकृता, अश्वक्रांता, कलोपनता। अब ये देखिए मूर्छना पे भी आपको काफ़ी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। मूर्छना से हर बार आपके 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तो मूर्छना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हर ग्राम से आपके टोटल 7 मूर्छनाएँ ली गई हैं, तो टोटल आपकी 21 मूर्छनाएँ आपकी बनती है। अब 21 मूर्छनाओं में सबसे पहले हम 60 ग्राम की मूर्छना की बात करते हैं। तो 60 ग्राम की मूर्छना के नाम देखिए क्या क्या हैं। उत्तरायता, रजनी, उत्तर मंदा, शुद्ध षड्जा, मत्स्यकृता, अश्वक्रांता और अभिरुद्गता। तो ये आपको याद रखना है। मध्यम ग्राम की मूर्छना की बात करें तो इसमें आपको मध्यम ग्राम की मूर्छना में सबसे पहले आपकी आती है सोवेरी, हरिनव शवा, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा और नेक्स्ट है आपका मार्गी, पौरवी और हस्यका। ये आपकी है मध्यम ग्राम की हस्यका। तो ऐसे आपको सारों के नाम सीक्वेंस वाइज याद रखने। सीक्वेंस वाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सीक्वेंस वाइज इसलिए याद रखने, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 7 स्वर से कौन सी मूर्छना स्टार्ट है। 60 ग्राम के 7 स्वर से, मतलब 60 ग्राम में जो मूर्छनाएँ हैं उसमें 7 स्वर से कौन सी स्टार्ट है, 10 स्वर से कौन सी स्टार्ट है। तो अगर आपको सीक्वेंस वाइज याद है तो जैसे कि उत्तरायता 7 से स्टार्ट है तो उत्तरायता, रजनी आपके नी से स्टार्ट होगी, यानी एक एक स्वर कम होते जाएंगे और 7 स्वरों से मूर्छना, 7 स्वर खत्म होने के बाद वापस आरोह अवरोह इस प्रकार से चलता है। इसका मैं आपको फ़ोटो एक सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप चाहे तो मैं बता भी सकता हूँ। तो उत्तरायता आपके 7 से शुरू है ऐसे, और फिर उसके बाद रजनी आपके मंद्र नी से शुरू है, और ये आपका क्रम जो चलता है, जैसे उत्तरायता मैंने लिया है तो ये सारे ग म पध नी ऐसा जाएगा, सारे ग म पध नी। मध्यम ग्राम की जो मूर्छनाएँ होती है वो म से शुरू होती है, शुरुआत म से होती है। फिर ऐसा का ऐसी अवरोह हो जाएगा, निध पम गरे सा, ये आपका, यानी सा से शुरू हुई, सा पे ख़त्म हो गई। ऐसे ही आपकी रजनी लेंगे तो मंद्र नी से शुरू होगी और मंद्र नी पे ख़त्म हो जाएगी। 7 स्वर उसको लेंगे, निसा रे ग म प ध ध प म ग रे सा नी। इस प्रकार से ये आपका चलेगा।
तो यहाँ पे भिन्न को चुने प्रश्न था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कलोपनता हो जाएगा, क्योंकि कलोपनता मध्यम ग्राम की मूर्छना है और बाकी सारी आपकी षड्ज ग्राम की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ताज खां किसके गुरु हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। कुदौ सिंह, भवानी दास, पर्वत सिंह, पागल दास, ये आपको इसमें बताना है कि ताज खां किसके गुरु हैं। तो देखिए ताज खां की बात हो रही है यहाँ पे, तो भवानी सिंह जो हैं आपके, भवानी दास जो कि आपके पंजाब घराने के प्रवर्तक हैं, तो इनके गुरु हैं आपके ताज खां। अब इसमें कुछ मैं आपके इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा आपको कि कुदौ सिंह जो हैं आपके, इनको कुंवर दास की उपाधि प्राप्त है। कुंवर दास, ये भी कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये कुंवर दास की उपाधि इनको किसने दी थी, वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ओंध के नवाब ने इनको ये उपाधि दी थी। ओंध के नवाब, ये सब कुछ आप नोट कर लीजिएगा। और ये आपके शिष्य हैं भवानी सिंह के, यानी भवानी दास के ये शिष्य हैं आपके। पर्वत सिंह की बात करें, थोड़ा सा पर्वत सिंह जी की भी बात कर लेते हैं। तो ये ग्वालियर के हैं आपके पर्वत सिंह, ग्वालियर के ये आपके कलाकार हैं। और ये आपके उत्कृष्ट पखावज वाद्यों में इनका नाम है। पखावज वादक हैं ये आपके पर्वत सिंह, पखावज वादक। तो ये आप नोट करिए सभी कुछ। आगे बात करें, पागल दास जो हैं ये भी आपके पखावज वादक है और रामशंकर दास के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उन्नाव के घुरन खां क्या बजाते हैं। ये सारे प्रश्न आपके DSSB के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो पैटर्न होता है बनाने का वो ऐसा ही होता है कि हर एग्ज़ाम में ये काम आए आपके। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है क्लैरिनेट, बांसुरी, जलतरंग या फिर सभी वाद्य। तो सभी वाद्य आपके घुरन खां बजाते हैं। घसीट खां की बात करें, घसीट खां किससे संबंधित है, रावणहत्ता, कमायचा, ये मैंने ठीक किया था, बाकी फिर वापस ही कैसे हो गया सही। इसको आप शब्द सही लिखिएगा, ये काम याचा हो गया है, ये सब गलत है। इसको रावणहत्ता को ऐसे लिखिएगा, रावणहत्ता, ये सब इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके दो तत्वाद्य हैं, ये आपके दोनों तत्वाद्य हैं। और ये आपका सुशीर वाद्य और ये नीचे वाला भी आपका तत्वाद्य है। तो यहाँ पे घसीट खां आपके अलगोजा से संबंधित है। ये राजस्थान के मेयो समुदाय द्वारा बजाया जाता है। राजस्थान का वाद्य है आपका, मेयो समुदाय द्वारा इस वाद्य को बजाया जाता है। अलगोजा 2 बांसुरी होती है, इसमें टोटल 10 छिद्र होते हैं। और कमायचा आपके मांगनियार समुदाय द्वारा बजाया जाता है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। रावणहत्ता मुख्यतः श्रीलंका का वाद्य, लेकिन बाद में हनुमान जी इसको, जब आपके राम रावण जी का युद्ध हो गया था उसके बाद हनुमान जी इसको राजस्थान ले आए थे, नॉर्थ इंडिया ले आए थे। तो ये आपको याद रखना है। रावणहत्ता एक ऐसा वाद्य था जिससे रावण जो है वो आपके शिव जी की पूजा करता था, रावणहत्ता को रख के पूजा में। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। सितार घुड़च किसके दांत से निर्मित होता है, सांड, बकरी, शेर, हाथी। तो सिंपल प्रश्न है, हाथी से निर्मित होता है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वयंभू स्वर है, तानपुरे में सा सुनाई देना, तानपुरे में ग सुनाई देना, तानपुरे में प सुनाई देना, तानपुरे में सा सुनाई देना। अब देखिए ये आपके ये सा और ये वाला सा आपके, ये तो आपके तानपुरे में बजते ही हैं, लेकिन आपके ग स्वर नहीं बजता है और यही आपका स्वयंभू स्वर है। स्वयंभू स्वर का मतलब होता है, इसके नाम से स्पष्ट है कि स्वयं उत्पन्न होना। जब आप एक बहुत अच्छे कलाकार, और मेन बात कलाकार तो ठीक है, अच्छे साधक आप बन जाते हैं, ईश्वर से आप जुड़ जाते हैं पूरी तरीके से, तो आपको ऐसी अनुभूति होती है कि तानपुरे पे आपको ग यानी कि ऐसे स्वर भी सुनाई देने लगते हैं जो आम व्यक्ति को, यानी जो आम कलाकार या कोई गाने वाला हो उसको सुनाई नहीं देता है। ये ऐसे स्वर है चमत्कारिक, इसको तानपुरे का चमत्कारिक स्वरूप कहते हैं।
तो ये आपके ग स्वर जो होगा ये आपके स्वयंभू स्वर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेश्याओं के संसर्ग के कारण कौन सा वाद्य बदनाम हुआ? वीणा, सितार, सारंगी या फिर हारमोनियम? तो ये आपके सारंगी जो है वेश्याओं के संसर्ग के कारण बदनाम हो गया, तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको और बताता हूँ कि सारंगी का जो, जैसे ये आपकी सारंगी है, ऐसा मुझे चित्र बनाना तो ढंग से नहीं आता, लेकिन मैं आपको समझा ज़रूर सकता हूँ। तो ये जो नीचे वाला पार्ट आपका होता है ये खाल का मणा होता है और इसको मंधान कहते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। और ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है आपका ये छाती कहलाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपकी। और सारंगी एक वाद्य ऐसा है, इसको सौ रंगी भी कहते हैं, यानी कि 100 रंग ये दिखा सकता है गायन कलाकार के। गायन कलाकार के गले में कितनी भी हरकत हो, सारी हरकतें सारंगी एक मात्र ऐसा वाद्य जिससे ये हरकतें निकाली जा सकती है। हारमोनियम का आविष्कार आपके अलेक्जेंडर डेबिन ने किया है। देखिए ये भी कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ। एग्जैक्ट तो मुझे सन याद नहीं है, लेकिन 1940 या 1947 में किया है। एक बार आप चेक करिएगा, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और, कौन से वाद्य सारिका युक्त है, कौन से नहीं है? तो वीणा और सितार आपके सारिका युक्त हैं। सारंगी आपका सारिका युक्त वाद्य नहीं है, यानी कि सारिका विहीन वाद्य। और हारमोनियम तो आपका सुशीर वाद्यों के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ गजब का। गज बनाने के लिए आप सभी को पता है कि जितने भी वितत वाद्य होते हैं उनको गज से बजाया जाता है। तत् में भी 2 श्रेणियाँ होती है तार वाद्यों में, एक तत् और एक वितत। तो जो वाद्य आपके गज से बजाए जाते हैं, ऐसा लंबा सा ऐसा लकड़ी का डंडा होता है आपका, जिसको ऐसे आपके ऐसा रहता है। वो आपने कभी वायलिन में देखा होगा कि किस प्रकार से बजाया जाता है, और सारंगी में भी। तो वो आपका गज होता है। तो गज जो होता है आपके, ये प्रश्न है कि गज बनाने के लिए घोड़े के बालों का प्रयोग होता है। ये तो आप सभी को पता है कि घोड़े के बाल का उपयोग होता है, लेकिन कितने घोड़े के बाल उसमें लगते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ामों में देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग 300 घोड़े के बाल, देखिए लगभग इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपके मेंशन है जगह जगह वो यही है कि लगभग 300, लगभग ही बात की गई है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बताया है इसमें। तो गज जो होता है उसमें लगभग 300 बालों का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए घोड़े के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बेले की बाईं तरफ का भाग कितने डिग्री के कोण पर उठा रहता है जिससे पिछले तार पर गज आसानी से पहुंच सके? ये भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न लाया हूं। इसमें जब आप देखेंगे कोई कलाकार है, अगर यहाँ पे मैं मान लूँ ये कलाकार है, मैं चित्र नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। ये कलाकार है आपका, और ये कलाकार जब वायलिन बजा रहा है तो वायलिन ये अपने कंधे पे रखेगा, ऐसे कंधे पे यहाँ पे होगा वायलिन। और ये जो वायलिन है आपका, ये कितने डिग्री के कोण पे वो, मतलब उसका जो हाथ रहेगा वो कितने डिग्री कोण पर रहेगा, ये आपका प्रश्न है। वेला जो है, वेले को वायलिन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यूरोप से ये लाया गया है ये वाद्य। तो यहाँ पे आपका ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जल तरंग वाद्य यंत्र के प्यालों में पानी कम भरने से क्या होगा? यह आपका प्रश्न है। स्वर नीचा होता है, स्वर ऊंचा होता है, स्वर समतल रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए, जल तरंग वाद्य जो है आपके इसमें 16 प्याले, एक बार यूजीसी नेट में प्रश्न भी आया था कितने प्याले होते हैं, तो 16 प्याले होते हैं सर्वसहमति अनुसार, यानी कि ज़्यादातर मतों के अनुसार 16 प्याले होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हमको 24 प्यालों का भी वर्णन मिलता है। और बजाने के हिसाब से देखें तो 24 प्याले आपके सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें हर प्रकार के स्वर हम निकाल सकते हैं मंद्र से तार तक। 16 प्यालों में वो मुश्किल आती है। तो जल तरंग वाद्य यंत्र जो होता है, इसमें पानी के भराव से हम स्वरों को ऊंचा नीचा करते हैं। तो जब प्यालों में पानी कम भरेंगे तो स्वर आपका ऊंचा होगा, और अगर ज़्यादा भरेंगे तो स्वर आपका नीचा होगा।
ये आपका प्रश्न बड़ा गजब का है। 2-3 बार आपके जल तरंग वाद्य से अभी 2 साल में प्रश्न देखने को मिला है आपके यूजीसी नेट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुष्कर वाद्य मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? पुष्कर वाद्य की बात करते हैं तो प्राचीन में एक वाद्य आपका होता था अवनद वाद्य, जिसको हम पुष्कर कहते थे। तो पुष्कर वाद्य आपका और कुछ नहीं है, मृदंग को ही पुष्कर वाद्य कहा जाता था और हर प्रकार की संगत के लिए इसका उपयोग किया जाता था और आधुनिक समय में इसी को हम पखावज कहते हैं। अब पुष्कर वाद्य जो है ऐसे तो अनेक प्रकार के हैं, पुष्कर वाद्य ऐसे आपके अनेक प्रकार के हैं, लेकिन मुख्यतः ये आपके 3 प्रकार के हैं। वो 3 प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। हरितकी पहला है आपका हरितकी, दूसरा है आपका जवाकृति और तीसरा है आपका गोपुच्छाकृति। हरितकी, जवाकृति और आपके गोपुच्छाकृति, यह आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब इसमें मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका फोटो में आपको सेंड कर दूंगा। जो पखावज हड़ड़ के आकार से बनी होती है वह हरितकी पखावज कहलाती है। जो पखावज जो के आकार, जो यानी कि जो आपका जो ये इसमें होता है आपके गेहूं का जो हम अंकुरित बोलते हैं अनाज, तो जो के आकार से बनी होगी उसे जवाकृति पखावज कहेंगे। और जो पखावज गौ की पूंछ यानी कि गौ आपका क्या हो गया, गौ माता के पूंछ के निचले भाग में बालों के आकार के समान होती है वह गोपुच्छाकृति पखावज कहलाती है। तो यह आपको याद रखना है। ये तीनों बातें चाहे तो आप नोट कर लें और मैं आपको फ़ोटो भी इसका सेंड कर दूंगा। मैंने अलग से आपका ये स्क्रीनशॉट लेके रखा है। जो डिटेल में आपको बताना है, क्योंकि मैं यहाँ बताऊंगा तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। पखावज में कुल कितने बोल होते हैं? देखिए ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका पखावज के लिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 प्रकार के बोल होते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, एक मुख्य बोल और एक आपके आश्रित बोल। तो कुल आपके 26 बोल होते हैं। मुख्य बोल आपके 13 होते हैं और आश्रित बोल भी आपके 13 होते हैं। ये बोल कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूंगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे 26 हो जाएगा, मुख्य और आश्रित बोल मिलाकर। मुख्य भी 13 होते हैं और आश्रित भी 13 होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पखावज की ध्वनि को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4, 3, 2, 5, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। तो पखावज की ध्वनि को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से ये 5 भाग है? लिखिए, पडार, बोल परन, टुकड़े और मोहरे। और मैं शुरू में आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये सर्वसहमति से कई स्टूडेंट ने कहा है कि सर हम लाइव क्लास नहीं ले सकते, इतना समय हमारे पास नहीं है। तो जिस प्रकार पहले हमने रिकॉर्डेड क्लासेस दी थी, इसी प्रकार रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी दी जा रही है। तो ये भी आप सभी को, वैसे तो मैंने बता दिया था ओरली, लेकिन मैं आज आप सभी को, क्योंकि सब जुड़ेंगे तो सबको साथ में बताना ज़रूरी है। तो ये सब आप लिख लीजिए। पखावज की ध्वनि 5 भागों में है और 5 के नाम मैंने आपको लिखवा दिए। इशराज का प्रथम तार किस स्वर में मिलाया जाता है? अब ये देखिए, ये प्रश्न भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपके जितने भी वाद्य होते हैं इसमें जो भी प्रथम तार होते हैं, इसमें आपको सभी को पता करके रखना है कि कौन से वाद्य का कौन सा तार यानी प्रथम तार किस स्वर में मिलाया जाता है। हर वाद्य का आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इशराज का प्रथम तार मंद्रमा में मिलाया जाता है। इस प्रकार सितार का भी प्रथम तार मंद्रमा में मिलाया जाता है और आपके सरोद का प्रथम तार भी मंद्रमा में मिलाया जाता है। अभी बीच में ही आपका पिछली बार प्रश्न आया था कि सरोद का प्रथम तार कौन से स्वर में मिलाया जाता है। 2023 में समथिंग आया था, दिसंबर में शायद, 2022 वाले पेपर में, दिसंबर या फरवरी के पेपर में। तो यह आप ज़रूर नोट करिएगा,
इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, इशराज किन दो वाद्य यंत्रों के आधार पर बना है? तो सितार और वीणा, सितार और सरोद, सितार और सारंगी और वीणा और सारंगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सितार और सारंगी। जो आपका इशराज होता है, एक तो ये सारिका युक्त वाद्य है, ये आपको याद रखना है, सारिका युक्त वाद्य आपका इशराज। इसकी जो है किसने इसका आविष्कार करा है, ये आज तक कभी पता नहीं चला है, आज तक किसी भी बुक में या इसका कहीं पर भी वर्णन आपके नहीं देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि जैसे कि जो आपका वाद्य तो उसका नीचे का हिस्सा जो है वो आपका सारंगी के समान है और ऊपर का हिस्सा आपके सितार के समान है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी अप्रचलित तालें भी काफ़ी पूछी जाती है एग्जामों में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रताप शेखर ताल कितनी मात्रा की है? 15, 17, 19, 20। तो ये आपके 17 मात्रा की ताल है। नेक्स्ट चलते हैं, राग बसंत मुखारी किस थाट का राग है? ये आपको इसमें बताना है। तो बसंत मुखारी आपका काफ़ी, भैरव, खमाज या फिर भैरवी। तो ये आपका भैरवी थाट का राग है। बसंत मुखारी की बात करें तो इसके वादी संवादी है मसा, मसा इसके वादी संवादी है। दिन के द्वितीय प्रहर में यह गाया बजाया जाता है, दिन के द्वितीय प्रहर में इसका गाना बजाना होता है। तो यह आप याद रखिएगा, द्वितीय प्रहर का ये राग है। इसमें स्वर कोई सा भी वर्जित नहीं है, संपूर्ण जाति है इसकी, संपूर्ण जाति है इसकी। और इसमें ऋषभ, दैवत, निषाद ये तीनों ही कोमल लगते हैं। रे, ध, नी तीनों कोमल होते हैं और बाकी सारे शुद्ध स्वर आपके होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। सीधा सा इसका चलन है, सारे ग म प ध नि सा और सा नी ध प म ग रे सा। रे, ध और नी इसको आपको कोमल रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं तो इसका जो पूर्वांग है वो भैरव को दर्शाता है। पूर्वांग जो है ये भैरव राग को दर्शाता है और उत्तरांग जो है ये आपके भैरवी राग का वर्णन करता है। भैरवी राग का वर्णन हमको देखने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है यानी उत्तरांग में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राग भटियार किस थाट का राग है? पूर्वी, मारवा, तोड़ी या फिर भैरव। तो कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि भटियार आपके भैरव थाट का राग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके मारवा थाट का राग है। इसमें तीव्र मध्यम भी लगता है। संपूर्ण जाति का ये भी राग है, इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग होगा, कोमल रे का भी होगा। और इसके वादी संवादी की बात करें तो इसके वादी संवादी है मसा, मसा इसके जो है वादी संवादी है। और गायन समय इसका है रात्रि का अंतिम प्रहर, रात्रि का अंतिम प्रहर इसका गायन समय। तो ये सब कुछ आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राग छायानट का वादी संवादी क्या है? ये आपको बताना है। तो छायानट आपका कल्याण थाट का राग है। संपूर्ण इसकी जाति है, संपूर्ण जाति है। और इसका वादी संवादी है आपका रेपा। कई बार इसमें कन्फ्यूज़न होता है परे और रेपा में, तो ये भी आप याद रखिएगा। और जिस प्रकार हमको सभी को पता है कि कल्याण के सारे राग रात्रि के प्रथम प्रहर में गाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने प्रथम प्रहर रात्रि के कह दिया है कल्याण के तो आप सारे ही लगा के आएंगे। एक सुबह का कल्याण भी होता है जिसको हम हिंडोल कहते हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा, हिंडोल राग जो है वो आपका सुबह का कल्याण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका राग पर है। राग भीमपलासी में रे और ध को वर्जित करने पर कौन सा राग बनेगा? राग धानी, राग धनाश्री, राग भीम या फिर राग चंद्रकोंस। तो यह आपका बनेगा राग धानी। राग धनाश्री की बात करें तो ये भी आपके भीमपलासी राग के समान ही है, यानी पूरा सेम आपके भीमपलासी के स्वर हैं, चलन भी भीमपलासी का है। लेकिन इसमें अंतर ये है कि जिस प्रकार भीमपलासी में हम निसा म एक स्वर संगति लेते हैं, ने सा म प ग म, इस प्रकार से चलता है। लेकिन धनाश्री में प पे जोड़ दिया जाता है, ने सा प ग म ग रे सा। तो यह आपका धनाश्री राग का चलन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? फूलपति, स्वांगा या फिर बाउल या फिर गंभीरा। ये आपका प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य आपका फूलपति। स्वांगा की बात करें तो स्वांगा आपके उत्तर प्रदेश का लोकगीत है।
उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश। और बाउल और गंभीरा ये दोनों ही आपके पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुधा भैरवी किस हिंदुस्तानी राग का दक्षिणी नाम है? अब ये मेरे लिए आपके लिए यूनिक लाया हूँ क्वेश्चन, अभी तक ऐसा प्रश्न आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। तो सुधा भैरवी आपके सिंध भैरवी का है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, सिंध भैरवी लगा सकते हैं या फिर सुहा लगा सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। सुधा भैरवी आपके बागेश्वरी राग का दक्षिणी नाम है। बागेश्वरी का एक और दक्षिणी नाम है श्री रंजनी। तो आपके जिस भी ऑप्शन के हिसाब से आप जाइएगा, अगर श्री रंजनी आ जाए तो श्री रंजनी, या फिर सुधा भैरवी आ जाए तो सुधा भैरवी। इसमें एक चीज़ और, विभास की बात करें तो विभास का दक्षिणी नाम है बाउली, बाउली इसका दक्षिणी नाम है। ये बिल्कुल यूनिक, अभी तक आपको कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सप्त सुलादी ताल में 3 तालों से कितनी तालें बनेगी? 15, 25। तो सीधी सी बात है, हम सप्त सुलादी ताल जानते हैं कि 7 तालों से 35 तालें बनती है। तो 35 को आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि एक ताल से 5 तालें बनेगी। तो 3 तालों से कितनी तालें बनेगी? 15 तालें। और थोड़ा यूनिक मैंने आपके लिए बनाया है प्रश्न। अब इसमें आपकी ताल की 5 जातियाँ होती है, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि समय जाएगा। तीस्त्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण, ये आपकी 5 जातियाँ हैं। 3, 4, 5, 7 और 9 क्रमशः ये जातियों की मात्रा है। और इसके बाद इनके अंगों की बात करें तो द्रुत, अनुद्रुत, द्रुत, अनुद्रुत, लघु, गुरु, प्लूत और काकपद ये इसके अंग है, 6 अंग। षडांग भी इनको कहते हैं। और सप्त सुलादी ताल के जनक है आपके पुरंदरदास। कौन है आपके? पुरंदरदास। तो ये आप याद रखिएगा कि पुरंदरदास आपके सप्तसुलादी ताल के जनक हैं। और 7 तालें जो आपकी हैं वो ध्रुवा, अट, मट, त्रिपुट, जंप, रूपक, एकताल ये आपकी तालें हैं। 14, 12, 10, 8, 7, 6 और 4 इसकी क्रमशः मात्राएं हैं। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। मैंने आपको पूरा सप्तसुलादी ताल मौखिक रूप से बता दिया है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको इसका एक वीडियो मिल जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बस आपको याद रखना है सब कुछ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ताल एकताल की आड़ कितनी मात्रा में होगी? ये आपका प्रश्न है। एकताल आपका होता है 12 मात्रा का, और आड़ का आपका फार्मूला होता है 3/2 से डिवाइड करना। तो जब हम इसको पलटेंगे तो 12 × 2/3 हो जाएगा, और जिसको जब काटेंगे तो 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8 बार में आपकी आड़ होगी। अब अगर इसमें पूछ लिया जाता है कि आड़ कितनी मात्रा से शुरू होगी, तो 12 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो 4 मात्रा आएगी, यानी कि 4 के बाद शुरू होगी 5वीं मात्रा से। 5वीं मात्रा से आपकी आड़ शुरू होगी। और अगर ये पूछे कि कितनी मात्रा के बाद शुरू होगी, तो 4 मात्रा के बाद शुरू होगी। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न है, और ये आपके NTA UGC नेट ने एक बार आपका ये प्रश्न इस प्रकार का बनाया था। तो विलियम जोन्स एक तरफ आपके पाश्चात्य संगीतकार हैं और दूसरी तरफ उनकी कृतियां हैं, दूसरी तरफ उनकी बुक्स होने। तो आपको बताना है कि इसकी कौन सी बुक है, ये आपका इसमें प्रश्न है। तो देखिए, विलियम जोन्स जो है इनकी बुक है ऑन द म्यूज़िक ऑफ मेड ऑफ हिंदूज। ई क्लेमेंट्स की है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूज़िक। एच पोपले जी की है म्यूज़िक द पावर ऑफ साउंड। एलन डेनिलो की है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, विलियम जोन्स के ऑन द म्यूज़िक और ई क्लेमेंट्स के इंट्रोडक्शन, एच पोपले की द म्यूज़िक ऑफ इंडिया और एलन डेनिलो की म्यूज़िक एंड द पावर ऑफ साउंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा 2, 1, 3, 4। ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पाश्चात्य संगीत में मिनिम कितनी मात्रा का है? ये आपको इसमें बताना है कि पाश्चात्य संगीत में मिनिम कितनी मात्रा का है। तो देखिए, यहाँ पे सीधा सा आंसर इसका 1/2 हो जाएगा। और इनको रेस्ट और पॉज कहते हैं, जो मात्रा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ब्रेव आपका होता है 2 मात्रा का, ब्रेव आपका 2 मात्रा का होता है। सेमी ब्रेव आपका होता है 1 मात्रा का। मिनिम मैंने आपको बता दिया है। क्रोशेट आपका 1/4 मात्रा का होता है। क्रोचेट इसको कहते हैं, क्रोचेट,
क्रोचेट या फिर क्रोसेट, आप जो भी कहना चाहे। फिर आपका क्वार्टर होता है 1/, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको 1/4 बता दिया था। 1/8 मात्रा का आपका होता है क्वेर। सेमी क्वेर आपका 1/16 मात्रा का, 1/8 मात्रा का होता है क्वेर, और सेमी क्वेर आपका 1/16 मात्रा का होता है। ये सब कुछ एक मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी आप सभी को, तो वो देखिएगा आप पीडीएफ जो है आपकी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे आप सभी को पीडीएफ भेजी थी एक पाश्चात्य संगीत की अलग से, एडवांस लेवल की क्लासेस में आपको बहुत सारी पीडीएफ मैंने दी हैं, और सारे टफ पीडीएफ यानी कि बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछने वाले पीडीएफ हैं ये। इनमें से प्रश्न आपके आएंगे, तो आपको ये बिल्कुल करना है अच्छे से, और इसमें आपको पूरा वर्णन इनका मिल जाएगा रेस्ट और पॉज का। श्रीकंठ ने कितने राग बताए हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है। किसने कितने राग बताए हैं, किसने कितनी गमक बताई है, किसने कितने आपके अलंकार बताए हैं, और किसने कितने मेल बताए हैं, किसने कितने स्वर बताए हैं। इनमें से अगर 2 से 3 प्रश्न नहीं बने तो फिर क्या ही पेपर बना, ये मैं आपको कहूँगा। तो सारे प्रश्न आप इस प्रकार के करिए, और वैसे भी मैंने आपके बेसिक लेवल की क्लास में काफ़ी कुछ बताया था। तो अब राग का हम डिस्कशन कर लेते हैं कि किसने कितने राग बताए आपके। तो श्रीकंठ जी ने आपके 37 राग बताए। 50 राग किसने बताए हैं, तो विद्यारण्य जी ने 50 राग बताए हैं। 75 राग आपके लोचन ने बताए हैं, लोचन ने आपके 75 राग बताए हैं। 63 राग आपके रामामात्य जी ने स्वरमेल कलानिधि में बताए हैं। रामामात्य जी ने स्वरमेल कलानिधि में 63 राग आपके बताए हैं। 76 राग किसने बताए हैं, 76 आपके बताए हैं सोमनाथ जी ने। सोमनाथ जी ने आपके 76 बताए हैं। वेंकटमखी जी ने 153 बताए हैं। वेंकटमखी जी ने 153 बताए। ये सब कुछ आप नोट कर लीजिए, इसमें से प्रश्न 100% आएगा, मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ। तो 153 राग आपके वेंकटमखी जी ने। हृदय प्रकाश जी ने भी आपके 75 राग बताए हैं, 75। हृदय नारायण देव, हृदय नारायण देव जो हैं इन्होंने भी आपके 75, जिस प्रकार लोचन ने बताए हैं 75, उतने ही इन्होंने भी बताए हैं। पुंडरीक विट्ठल ने सदरांग चंद्रोदय में 66 राग बताए हैं, पुंडरीक विट्ठल ने, और राग मंजरी में 65 राग बताए हैं। ये सदरांग चंद्रोदय का है जो उनका ग्रंथ है। 4 ग्रंथ हैं आपके, चारों आपको याद रखना है। राग मंजरी, सदरांग चंद्रोदय, नतन निर्णय, और एक और कोई सा है आपका, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है अभी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें भातखंडे जी ने भी आपके 126 राग बताए हैं श्री मल्लक्ष संगीतम में। 126 राग आपके श्री मल्लक्ष संगीतम में बताए हैं, जो आपकी पुस्तक है मल्लक्ष संगीतम भातखंडे जी की। और अभिनव राग मंजरी में इन्होंने 122 राग बताए। सारा कुछ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिया है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, आप पढ़िए इसको ज़ोरदार तरीके से, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 10 स्टार प्रश्न है ये। मैं तो बोलता हूँ आएगा ही आएगा, इसको करिए आप अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब 2 स्वरों को 3 स्वरों में गाया बजाया जाए तो वो क्या कहलाता है, ड्यूप्लेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रुप्लेट, क्वांटिपुलेट। तो ये आपका कहलाता है ड्यूप्लेट। पाश्चात्य संगीत वाली जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें ये सारा कुछ मिलेगा आपको। ट्रिपलेट आपका कहलाता है 3/2, यानी 3 स्वरों में 2 स्वर। इसको उल्टा कर दे, 3 स्वरों में 2 स्वरों को गाया बजाया जाए तो वो आपका ट्रिपलेट कहलाएगा। 4 स्वरों को 3 स्वरों में बजाया जाए तो वो आपका कहलाएगा क्वाड्रुपुलेट। फिर 5 स्वरों को 4 या फिर 3 स्वरों में गाया बजाया जाए तो वो क्वांटिपुलेट कहलाएगा। और अगर 6 स्वरों को आपके 4 स्वरों में गाया बजाया जाए तो उसको कहेंगे सेक्सोलेट। और एक आपका होता है सेप्टोलेट। अगर 7 स्वरों को, अभी मैंने आपको 6 बताया, तो 7 स्वरों को अगर आपके 4 स्वरों में गाया बजाया जाए तो वो आपका कहलाएगा सेप्टोलेट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समय काल के अनुसार रागों को सुबह से शाम तक जमाइए, ये आपका प्रश्न है।
ये एक वीडियो मेरा आपको इस पे मिलेगा, यूजीसी नेट की जो थ्योरी क्लासेस बनी हुई है यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने एक आपका करवाया था थ्योरी क्लास नंबर 1, तो उसमें मैंने क्लास नंबर 10 सॉरी, तो क्लास नंबर 10 में मैंने आपको पूरा, ये बहुत ही अच्छा वीडियो बना था मेरा, काफ़ी मुझे खुद को अंदर से एक अनुभूति हुई थी कि काफ़ी अच्छा मैंने बनाया है इसको। तो उसमें ये जो रागों के समय है वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस राग का क्या समय है, और वो याद भी हो जाएगा आपको, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आपका हर बार पूछा जा रहा है यूजीसी नेट में, DSSB में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो कौन से राग का क्या समय ये आपको एग्जैक्ट पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही आप ऐसे प्रश्न कर पाएंगे। तो सुबह से शाम तक जमाना है हमको, तो सबसे पहले आपका आएगा देवगिरी बिलावल, दूसरे नंबर पे आपका आएगा लंका दहन सारंग, तीसरे नंबर पे आपका आएगा नायकी कांगड़ा, और चौथे नंबर पे आएगा आपका ललित। देवगिरी बिलावल आपके दिन के प्रथम प्रहर में गाया जाता है, दिन के प्रथम फर्स्ट, और लंका दहन सारंग दिन के द्वितीय प्रहर में सेकंड प्रहर में, नायकी कांगड़ा आपके रात्रि के द्वितीय प्रहर में, रात्रि के सेकंड प्रहर में, और ललित आपके रात्रि के अंतिम प्रहर में। तो इस प्रकार आपका कूट क्या बनेगा, 3 1 2 4, ये आपका इसमें कूट बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सासा रे रे ग ग म म, ये उदाहरण है आरोही वर्ण का, अवरोही वर्ण का, स्थायी वर्ण का या संचारी वर्ण का। तो ये आपके स्थायी वर्ण का आपका उदाहरण है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, स्थायी वर्ण और संचारी वर्ण। आरोही वर्ण मतलब सिर्फ इसमें आरोह के स्वर आएंगे, सारे ग म प ध नि। अवरोही वर्ण में अवरोह के स्वर आएंगे, सानी ध प म ग रे, और संचारी वर्ण में मिक्स आएंगे, जैसे थोड़े मैंने आरोह के ले लिए, थोड़े मैंने अवरोह के ले लिए, थोड़ा मैंने स्थायी के ले लिए। इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के भाई थे, कितने भाई थे ये यहाँ पे पूछा गया है, 2 4 3 5, तो इनके 3 भाई थे। बड़े गुलाम अली खां साहब का जन्म 1901 लाहौर में हुआ है, काफ़ी फेमस कलाकार, इनकी ठुमरियाँ बहुत फेमस थी, ठुमरियों का राजा इनको कहा जाता था। और इनकी जो ठुमरियाँ है, जैसे याद पिया कि आए, ये आपकी का करूँ सजनी, और ये इनकी एक विशेष बात थी कि जो जिस समय पर ये फिल्मी संगीत में जिस समय पर लता जी और किशोर दा 500 रुपये लेते थे, उस समय ये 25,000 चार्ज करते थे। कितनी बड़ी बात है, 25,000 रुपये ये लेते थे, बहुत बड़ी बात है। उस समय 25,000 यानी कि आज के 2.5 लाख रुपये के, सॉरी 2.5 करोड़ के बराबर होंगे, इतना पैसा ये लेते थे। तो ये आप सोचिए कि कितने बड़े महान कलाकार थे। और इनका प्रिय वाद्य था वाद्य कानून। मुनव्वर अली खां इनके बेटे का नाम है। और इनके तीनों भाइयों का नाम हम डिस्कशन कर लेते हैं। तीनों भाइयों का नाम है, इनके पहला नाम है बरकत अली खां, मुबारक अली खां, दूसरा नाम है पहले बरकत अली खां, आगे पीछे भी लिख लेते हैं कोई समस्या नहीं, मुबारक अली खां, बरकत अली खां और अमान अली खां, और अमान अली खां, ये इनके तीनों आपके ब्रदर थे, अमान अली खां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वजीर खां किससे संबंधित है, ये आपका प्रश्न है। रबाब, बीना, ध्रुपद या फिर सभी। तो वजीर खां आपके सभी, ये सभी वाद्यों और ध्रुपद से संबंधित है, सभी प्रकार की विद्या उनको आती थी। वजीर खां के शिष्यों में आपके फेमस है ये रामपुर घराने के, रामपुर सहसवान घराना, और इनके शिष्यों में भातखंडे जी और आपके राजा भैया पूछ वाले, ये सब कुछ आप नोट कर लीजिएगा। और आपके बाबा अलाउद्दीन खां, इन्होंने भी आपके वजीर खां से शिक्षा लिया कि हालांकि बाबा अलाउद्दीन खां साहब के तो कई सारे गुरु थे, क्योंकि उनको बहुवाद्य बजाने का मतलब कई सारे वाद्य उनको बजाना आते थे। तो ये एक उनकी एक अलग ही प्रतिभा थी बाबा अलाउद्दीन खां साहब की। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पंडित वीजी जोग ने किसके साथ संगत की है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए आप अच्छे से। उस्ताद फैयाज खां, हीराबाई बरोड़कर
और आपके उस्ताद आमिर खां, या एक और दोनों सही? तो इसका करेक्ट आंसर आपका एक और दोनों सही हो जाएगा। इन्होंने आपके कई सारे कलाकारों के साथ संगत की है, जिसमें उस्ताद फैयाज खां, आपके हीराबाई बरोड़कर और पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। ये भी आप नाम नोट कर लीजिए ताकि आपकी एग्ज़ाम में आए तो कन्फ्यूज़न आपको नहीं हो। विनायक राव पटवर्धन और नारायण राव व्यास, ये सभी आपके किनके शिष्य हैं? विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास और आपके ओमकार नाथ ठाकुर, ये आपके पलुस्कर जी के शिष्य हैं, नारायण राव व्यास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अहमद पिया किसका उपनाम है? अब्दुल करीम खां, अमीर खुसरो, उस्ताद अलाउद्दीन खां या फिर उस्ताद अल्लाह रखा? तो ये आपके अलाउद्दीन खां साहब का उपनाम है। अमीर खुसरो का उपनाम है आशिक रंग। उस्ताद अल्लाह रखा का उपनाम है AR कुरैशी। अब्दुल करीम खां साहब जो है ये किराना घराने के प्रवर्तक हैं। अलाउद्दीन खां साहब आपके जयपुर अतरौली घराने के प्रवर्तक हैं। अमीर खुसरो ने कई सारे वाद्यों, कई सारे आपके विधाओं के आविष्कार कराए, ख्याल, तराना, कव्वाली, ये सब इन्हीं के आविष्कृत देन हैं। अमीर खुसरो ने आपके सितार, तबला, इन सब का आविष्कार किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सही जोड़ी जमाएं, जाति के लक्षण और ये आपके हिंदुस्तानी गमक, दक्षिणी गमक, गायक के गुण, ये आपको इसमें जमाना है। इसमें कूट देना शायद मैं भूल गया। तो इसमें देखिए जाति के लक्षण आपके हो जाएंगे 13, हिंदुस्तानी गमक हो जाएगी आपकी 15, दक्षिणी गमक आपकी 10 हो जाएगी और गायक के गुण आपके 22 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम दक्षिणी गमक 13 तो हो नहीं सकती, इसलिए जाति के लक्षण सारंगदेव के अकॉर्डिंग 13 होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस हिसाब से एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा आपके संग हो सकता है। तो इसका कूट आपका बनेगा 4, 1, दक्षिणी गमक 2, 4, 1, 2, 3। ये सब आपको गायक के अवगुण कितने हैं? तो 25 हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भरत मुनि ने रस के कितने स्थायी भाव बताए हैं? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देख लेते हैं भरत मुनि ने रस के कितने स्थायी भाव बताए हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर करिएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। कौन कौन से रस के स्थायी भाव हैं? तो रति, हास, उसके बाद आपका शोक, क्रोध, उसके बाद आपका उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। ऐसे 8 आपके स्थायी भाव बताए हैं और ये आपके रस से भी मतलब रिलेट करेंगे। शांत रस का वर्णन आपके अभिनव गुप्ता जी ने किया है नाट्य शास्त्र की टीका में। 9 रस का वर्णन नहीं मिलता है नाट्य शास्त्र में, ये याद रखिएगा। कई बार प्रश्न आपके पूछा गया है। कृति को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? विदारी, स्थाय, इसको स्थाय की जगह स्थाय करिएगा, मुख्य चालन या फिर नैर्वल। अब ये देखिए ये आपके सिलेबस में है, तो ये आपके नैर्वल कहलाता है। विदारी जो है विभिन्न खंडों को, प्राचीन समय में गीत के विभिन्न खंडों को आपके क्या कहते थे? विदारी कहते थे। विभिन्न खंडों को विदारी कहते थे। स्थायी छोटे छोटे स्वर समूह को स्थायी कहते हैं, छोटे छोटे स्वर समूह को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हरि काम भोजी की मेल संख्या क्या है? ये आपको बताना है। अब देखिए इस पे भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, जो आपके थ्योरी क्लास नंबर 1 आपको मिलेगी। इसमें मैंने पूरा कट पयादी योजना बहुत अच्छे से समझाया है, तो उसको जाके आप देखिएगा तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखने से और क्लियर होगा। अब यहाँ पे आपके पूछा गया है कि हरि काम भोजी जो है इसकी मेल संख्या क्या है? तो कट पयादी योजना अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो इसकी मेल संख्या आपकी हो जाएगी 28 इसकी मेल संख्या होगी, ये आपको याद रखना है। माया माला गौड़ की क्या होगी? भैरव की 15 हो जाएगी। और आपके 59 जो होगी ये आपकी होती है धर्मावती की। धर्मावती यानी मधुवंती का दक्षिणी राग। अब यहाँ पे मैंने तो आपको याद, अब यहाँ पे याद थोड़ी ना करेंगे आप,
ऐसे याद करेंगे तो ऐसे तो 72 संख्या है, तो क्या सबको याद करते बैठेंगे क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट पे यादी योजना का आप वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया। अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो फिर वीडियो और लंबा, क्लास और लंबी हो जाएगी आपकी। तो उसमें देखिए आप जाके, उसमें पूरा वर्णन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भातखंडे जी ने प्रथम संगीत सम्मेलन कहाँ किया था? बड़ौदा, दिल्ली, लखनऊ या फिर बम्बई? तो बड़ौदा में इन्होंने प्रथम संगीत सम्मेलन किया था 1916 में। ऐसे कुल 5 इन्होंने संगीत सम्मेलन किए 1926 तक में, तो ये आप याद रखिएगा। भातखंडे जी का जन्म 1860 बालकेश्वर बम्बई में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। बालकेश्वर बम्बई में कृष्ण जन्माष्टमी 10 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, 10 अगस्त। और 19 सितंबर 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी और बहुत बड़े बड़े काम किए। माधव संगीत महाविद्यालय 1918 में इन्होंने स्थापित किया। 1926 में मेरिस म्यूज़िक कॉलेज, ऐसे कई सारे इन्होंने विद्यालय भी स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपके इस मॉक टेस्ट का, यानी कि ये आपके एडवांस लेवल क्लास नंबर 1 का, रविंद्र संगीत में किस घराने का प्रभाव बहुत पड़ा? रविंद्र संगीत के बारे में आप ये जान लीजिए कि रविंद्र संगीत में कुछ गिने चुने प्रश्न आपके पूछे जाते हैं हर बार। 1 से 2 प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि रविंद्र संगीत में कौन कौन से वाद्यों का उपयोग किया जाता है। एक तो यह आपको पता होना चाहिए। तो एक खोल आपका इशराज, ये वाद्य आपके रविंद्र संगीत में, ढोलक, ये सब आपके रविंद्र संगीत में बजाए जाते हैं। और रविंद्र संगीत में कौन सी स्वर लिपि है? तो आकार मात्रिक स्वर लिपि, जो कि आपके सिलेबस में, इस स्वर लिपि का प्रयोग आपके रविंद्र संगीत में किया जाता है। ज्योतेंद्र नाथ उसके आपके प्रवर्तक हैं आकार मात्रिक स्वर लिपि के, और उसके उद्भावक है आपके द्विजेंद्र नाथ। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने रविंद्र संगीत को स्थापित किया है। और ये आपके विष्णुपुर घराने से प्रभावित हुए थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इनके पिता का नाम है, देवेंद्र नाथ टैगोर। और समथिंग 1817, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 1817 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। एक बार चेक जरूर कीजिएगा ये वाला जो है सन कौन सा है, कब जन्म हुआ है, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने एडवांस लेवल कंप्लीट करी है क्लास नंबर 1। थोड़ा लेट हुए उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा, आप यकीन मानिए, मेरा टारगेट है 10 तारीख से पहले मैं आपको पूरी 8 क्लासेस आपकी कंप्लीट करा दूंगा। और उसके बाद हम फिर एक लाइव इंटरेक्शन सेशन लेके आपका यूजीसी नेट का फुल आपका कंप्लीट तैयारी मैं आपकी करवाऊंगा। उस लाइव सेशन में आपको पूरा तैयार होके आना है। तैयार होके मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तैयार होके इट मीन्स ये नहीं कि आप शर्ट पैंट अच्छा पहन के आ गए, ऐसा नहीं है। आपका पर्सनली वो लाइव इंटरेक्शन होगा जिसमें आपको अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करके आना है। जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ के आना है। सब कुछ आप डिटेल में पढ़ के आइए, तो मैं आपसे हर एक प्रकार के प्रश्न आपसे वहाँ पे पूछूंगा और आपकी देखूंगा कि आपकी तैयारी क्या है। तो जो आपकी खामियां थी उसको मिटाऊंगा, खामियां जो भी होंगी उसको मिटाऊंगा, और आपके एग्ज़ाम में आपकी 100% सिलेक्शन की श्योरिटी दूंगा। अभी जो एनवीएस के कैंडिडेट जुड़ेंगे आने वाले समय में, उनके लिए भी यही सब होगा, क्योंकि एनवीएस की एग्ज़ाम भी आने वाली है, यानी बहुत जल्द एनवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और DSSB के कैंडिडेट के लिए भी यही सब बातें हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट अलग अलग एग्ज़ाम के हमसे जुड़ रहे हैं, उन सभी के लिए यही बातें हैं कि उनके लिए आखिरी में लाइव इंटरेक्शन सेशन होगा। तो ये 8 क्लासेस आप अच्छे से देखिए, एडवांस लेवल की है। सारी एग्ज़ामों के लिए UGC नेट, DSSB, BPSC और भी जो आने वाले समय में एग्ज़ाम होगी, सभी के लिए ये प्रोवाइडेड आपके लिए ये कोर्स होगा। जिन्होंने लिया है उनको पता है, और जो लेंगे उनको भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो ये ना सोचें कि सिर्फ UGC नेट का है और UGC नेट का बोल के DSSB का बोल के UGC नेट का बैच दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी एग्ज़ामों में आपके काम आएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा व्हाट्सएप पे। और हाँ, एक चीज़ और, जो मैंने आपको PDF फ़ोटोज़ बोली हैं बीच बीच में कि ये फ़ोटोज़ मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, तो वो मुझे आप नाम लिख के मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं फिर देखूंगा तो मुझे फिर पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने आपको जो बोला है, आप फ़ोटो आपका भेजूँगा मैं आपको, तो वो एक बार व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा।
कि सर मुझे ये फ़ोटो भेज दीजिए, तो आप सभी लिख दीजिएगा, तो मैं आप सबको व्हाट्सएप पे इसका भेज दूंगा, जो भी फ़ोटोज़ आपकी मैंने आपको वीडियो में कही है। तो चलिए यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं क्लास। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।